Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 13 for the course of Properties of Structural Materials. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 13 and week number 13. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about three important topics that are deflection and cracks control. Deflection और crack control का थोड़ा सा background आप advanced reinforced concrete structures के अंदर already पढ़ाए हैं. उसके बाद आपके पास एक मेजर टॉपिक आ जाता है मैसनरी स्ट्रक्चर्स, जो कि बीएससी लेवल के अंदर हम डिटेल में मैसनरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं. उसके अंदर क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या पॉइंट्स होती हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं बीइंग इंजीनियर. और इसकी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी असाइनमेंट भी दे चुका हूँ. यहाँ पे जो है हम डिफ्लेक्शन और क्रैक कंट्रोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी जो मैसनरी स्ट्रक्चर है वो आपको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है. मजीद डिटेल जो है उस लेक्चर के अंदर गिवन है, उसको आप देख लेंगे. सो डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स के सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया कि फ्लेक्सुरल कंक्रीट मेंबर्स मस्ट बी डिजाइन फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की सर्विसेबिलिटी है और स्ट्रक्चर की जो सेफ्टी है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा. द मेंबर्स विल बी सेफ इफ दे आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू ACI कोड्स, इक्वेशंस एंड लिमिटेशंस. Once the final dimensions are determined, the beam must be checked for serviceability in terms of cracks and deflection. Adequate stiffness of the member is necessary to prevent excessive cracks and deflections. कि आपने जब मेंबर को डिजाइन कर दिया, जो मेंबर की डायमेंशंस आपने डिसाइड की कि ये बीम आपका इस डायमेंशन का होना चाहिए, तो जब आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस या लोड्स उसके ऊपर लगेंगे तो मेंबर जो है आया इतना स्टिफर है कि जो अपना उसका डेड वेट है, स्लैब का डेड वेट है, जो मटेरियल आपने घर के अंदर रखा उनका जो लोड है, क्या उन लोडिंग्स की वजह से मेंबर के अंदर एक ज्यादा डिफ्लेक्शन तो नहीं है, मेंबर आपका पूरा कर्व फॉर्म के अंदर डिफ्लेक्टेड नजर आ रहा है, और दूसरा उसके डिफ्लेक्शन की वजह से उसके सरफेस के अंदर क्रैक्स वगैरह तो नहीं है. तो इन दोनों चीजों को हमने कंसीडर करना है. तो उसके लिए हमारे पास ACI की जो कोड्स और गाइडलाइंस हैं उनको हमने डिस्कस करना है. ACI कोड रिकॉग्नाइजेस दैट use of steel up to yielding strength of 80 ksi or 560 MPa and the use of high strength concrete must be preferred. कि ये आपके अगर आप लोड और स्ट्रेसेस के हिसाब से या सर्विसिबिलिटी के हिसाब से आप अगर आपको कोई एक डर या कोई वहम है तो उस केस के अंदर आप हायर स्ट्रेंथ मटेरियल्स को भी प्रीफर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्शंस हैं कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज गवर्न्ड बाय मेनी फैक्टर्स, के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास सेवरल फैक्टर्स हैं, या जो है उसके अंदर क्या हमारे पास रोल्स वगैरह प्ले कर रहे होते हैं हमारे मेंबर्स, सच एज द टाइप ऑफ द बिल्डिंग, अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टर्ड सीलिंग्स एंड पार्टीशंस, द डैमेज एक्सपेक्टेड ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोडिंग. कि जो लोडिंग्स हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर का टाइप है, ये तमाम फैक्टर्स आपके ओवरऑल जो आपके स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं. उसकी वजह से ACI की तरफ से हमारे पास वन वे फ्लेक्सुरल मेंबर्स और वन वे स्लैब्स के लिए डिजाइन गाइडलाइंस वगैरह गिवन है, क्योंकि मिनिमम स्लैब थिकनेसेस वगैरह कितनी होनी चाहिए. जो थिकनेसेस बेसिकली जो मेंबर है वो एक सर्टेन स्टिफनेस गेन करता है उस थिकनेस ऑफ द मेंबर की वजह से, जिसको वो रेजिस्ट करेगा बाद में जब उसके ऊपर एक्सेसिव लोड्स वगैरह अप्लाई होती हैं और एक्सेसिव डिफॉर्मेशन को वो रेजिस्ट करता है. उसके बाद ACI की तरफ से जो मिनिमम सॉलिड वे वन वे स्लैब्स हैं या आपके बीम्स और रिब्ड वन वे स्लैब्स हैं, उनके लिए जो स्टील की गाइडलाइंस को कंसीडर करते हुए जो मिनिमम थिकनेसेस की इक्वेशंस हैं वो आपको यहाँ देख सकते हैं. कि सिंपली सपोर्टेड के केस में L/25 हम प्रोवाइड करते हैं. वन एंड कंटिन्यूस बीम के अंदर L/30 भी प्रोवाइड किया जा सकता है. बोथ एंड कंटिन्यूस, कैंटिलीवर, हर केस के हिसाब से आपके पास जो है लेंथ टू ओवरऑल स्पैन रेशो के हिसाब से आप एक थिकनेस प्रोवाइड करते हो कि स्लैब की थिकनेस कम से कम कितनी होनी चाहिए जो कि ओवरऑल स्टिफनेस मेंबर के अंदर बरकरार रहे. अगर आप कम से कम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, मिनिमम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो स्लैब आप लोअर प्रोवाइड कर देते हो तो उसके अंदर वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, डिफ्लेक्शंस जनरेट होती हैं, क्रैकिंग्स अपीयर होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता है. यहाँ पे हमारे पास L जो है वो मेंबर की स्पैन लेंथ है. मजीद नीचे गाइडलाइंस वगैरह गिवन है कि लाइट वेट कंक्रीट के हिसाब से आपका जो यूनिट वेट है वो किस तरह से कंसीडर होता है, यील्डिंग स्ट्रेसेस किस तरह से कंसीडर करते हैं, इसको आप देख लीजिए अपनी तरफ से.
उसके बाद हमारे पास टॉपिक है इंस्टेनियस डिफ्लेक्शन। द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स इज ड्यू मेनली ड्यू टू द डेड लोड प्लस द फ्रैक्शन ऑफ ऑल और अ स्मॉल टाइप ऑफ लाइव लोड के ओवरऑल जो लोडिंग्स हैं, लाइव लोड और डेड लोड, या टोटल लाइव लोड या उसका थोड़ा सा पार्ट फ्रिक्शन, थोड़ा सा एक हिस्सा, और या आपका कंप्लीट जो है डेड लोड, इनकी वजह से एक डिफ्लेक्शन स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर अपीयर होती है। The deflection that occurs immediately upon the application of load is called immediate or instantaneous deflection. जैसे आपने लोड अप्लाई किया, मेंबर आपका डिफ्लेक्शन शो करा रहा है, इट मींस इमीडिएट डिफ्लेक्शन और इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन। अंडर सस्टेन लोड द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस अप्रिशिएबली विद टाइम, कि जैसे आप जो लोड अप्लाई हुए, इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन अपीयर हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता मेंबर के अंदर बढ़ती जाती है। द इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चरल फ्लेक्सुरल मेंबर्स। और इलास्टिक बिहेवियर आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके हमारे पास इलास्टिक डिफ्लेक्शन का फार्मूला है, W हमारे पास लोड है, स्पैन लेंथ है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या है, F इंटू डब्ल्यू एल ओवर ई आई। W हमारे पास जो है ओवरऑल आपका जो फैक्टर लोड है उसको आप कंसीडर करते हैं, L क्यूब आपके पास लेंथ है, डायमेंशंस हैं, उसके बाद EI जो है वो स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कराता है। मजीद जब हम इस फार्मूले को इक्वेशन को एलिब्रेट करते हैं इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स, तो हमारे पास 5WL क्यूब ओवर 384 EI जो है इक्वेशन जनरेट होती है। इसको आप 5 इंटू स्मॉल w यानी कि आपका जो लोड है, टोटल लोड इन द ऑन द एरिया जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको आप WL में कन्वर्ट करते हो पर लेंथ के हिसाब से, और ओवर 384 EI जो है फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि आप नॉर्मली कंसीडर करके नॉर्मल वेट कंक्रीट के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 333 इंटू डब्ल्यू पावर 1.5 इंटू FC डैश, जो कि आपका W जो है वो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है। अगर आप यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट और इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करते हैं एज सजेस्टेड बाय ACI के, आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो 57,400 अंडर FC डैश भी कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास ओवरऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो है। मॉड्यूलर रेशियो बेसिकली इज अ रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि आपके पास नीचे नॉर्मली वैल्यूज गिवन है कि अगर आपकी कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2500 psi है तो n जो है वो हम 10 कंसीडर कर रहे होते हैं, अगर 3000 psi है तो n 9, 4000 psi n हम 8 कंसीडर कर रहे होते हैं, और अगर 5000 psi है तो n जो मॉड्यूलर रेशियो है वो हमारा 7 कंसीडर होता है। उसके बाद क्रैकिंग मूवमेंट है। क्रैकिंग मूवमेंट हम कंसीडर करते हैं एज अ FR से, फ्लेक्सर रप्चर स्ट्रेंथ से हम कंसीडर करते हैं। इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इज हायर देन रप्चर या मॉडुलस ऑफ रप्चर, द सेक्शन विल क्रैक एंड द क्रैक्ड सेक्शन विल कॉज, या क्रैक्स जो है सेक्शन के अंदर डेवलप हो जाती हैं। दिस मींस दैट देयर आर 3 केसेस टू बी कंसीडर्ड व्हेन द टेंसाइल स्ट्रेस इज लेस देन रप्चर स्ट्रेसेस, व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द रप्चर स्ट्रेसेस, और व्हेन टेंसाइल स्ट्रेसेस आर हायर देन द रप्चर स्ट्रेसेस। आपके पास कंडीशंस और फार्मूलाज वगैरह गिवन है हर केस के लिए कि क्रैकिंग जो आपकी फ्लेक्शन मॉडुलस ऑफ रप्चर है वो हमारे पास क्या होती है, क्रैकिंग मूवमेंट इनटू C ओवर I, यानी कि MC ओवर I बेसिकली। CM बेसिकली इज द क्रैकिंग मूवमेंट, C इज द जो आपका न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ है, और IG इज द ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिससे आप क्रैकिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रप्चर इनटू IG ओवर C। लेमडा जो है वो टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर है, जो कि मॉडिफिकेशन फैक्टर है फॉर द टाइप ऑफ कंक्रीट जो कोड की तरफ से सजेस्टेड है। अगर आप नॉर्मल वेट कंक्रीट कंसीडर करते हो तो लेमडा हमारा 1 के बराबर होता है, अगर लाइट वेट कंक्रीट है तो 0.75 से 0.85 के दरमियान हम वैल्यू चूज कर रहे होते हैं। अब हमने पहले इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन अचीव की या इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, जिसके अंदर क्या केस था कि जैसे ही लोड अप्लाई होता है मेंबर आपका डिफ्लेक्शन फेस करता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन या लॉन्ग टाइम डिफ्लेक्शन। Deflection of RC members continues to increase under a sustained load, although more slowly with time. आहिस्ता आहिस्ता स्लोली टाइम के साथ जो है डिफ्लेक्शन बढ़ती जाती है। श्रिंकेज और क्रीप जो है वो मेजर काजेज हैं जो कि लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करते हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एज एट टाइम ऑफ लोडिंग, curing, quantity of compression reinforcement and magnitude of the sustained load। उसके लिए ACI की तरफ से क्या वैल्यू सजेस्टेड है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। So ACI suggests that unless values are obtained by more comprehensive analysis, the additional long-term
deflection for both normal and lightweight concrete members shall be obtained by multiplying the immediate deflection with the factor कि आपकी जो immediate deflection है उसको अगर आप directly factor से multiply करो तो आप long time deflection को भी predict कर सकते हैं. That factor या multiplier for the additional deflection factor is equals to जो आपका gamma factor है divided by 1 plus 50 into rho dash. Rho dash basically is the area of steel over BD जो कि आपका area of steel का ratio है. और जो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है वो हमने गामा से शो कराया है जो कि आप नीचे टेबल के अंदर देख सकते हैं कि अगर आप 1 मंथ का कंसीडर कर रहे हो तो 0.5, अगर 3 मंथ का है तो 1, 6 मंथ्स के लिए हम 1.2, 12 मंथ्स 1.4, इसी तरह से आप 60 मंथ्स और 60 मंथ से ज़्यादा तो जो फैक्टर है हमारे पास 2 कंसीडर होता है नॉर्मली. अब हम आते हैं अलोएबल डिफ्लेक्शंस के ऊपर कि जो ACI कोड सेक्शन 9.5 है वो क्या कहता है कि जब आपकी लाइव लोड एक्ट कर रहा हो उसकी वजह से जो अलोएबल डिफ्लेक्शन है फ्लैट रूफ्स के अंदर नॉट सपोर्टिंग एलिमेंट्स के अंदर जो है वो L/180 यानी कि स्पैन लेंथ डिवाइड बाय 180 इमीडिएटली जो इमीडिएट डिफ्लेक्शन है वो L/180 से कम होनी चाहिए. इसी तरह से इमीडिएट डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड इन for flows not supporting elements likely to be damaged if deflection is more than L/360 and if the जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो L/480 होती है जो कि एलिमेंट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस वगैरह ड्यू टू ऑल सस्टेन लोड्स एंड इमीडिएट डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड्स एंड डेल लोड्स फॉर फ्लोज एंड रूफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स लाइकली टू बी डैमेज्ड कि जो आपके फ्लैट रूफ्स और स्लैब्स होती हैं अगर उनके अंदर L/480 होता है तो उस केस के अंदर जो स्लैब्स हैं या फ्लोज हैं वो हमारी जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो L/480 से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर मेंबर्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे. इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन हम टोटल डिफ्लेक्शन L/240 अलो करते हैं एज पर ACI 9.5 सेक्शन. So now we have a combination of loads. If a beam is subjected to different types of loadings, uniform, non-uniform or concentrated loads or subjected to end moments, the deflection may be calculated for each type of loading or force applied on the beam separately and the total deflection calculated by superposition. This means that all the separate deflections are added up algebraically to get the total deflection. कि जितने लोड हैं जिस टाइप के लोड हैं उसी हिसाब से हमने इंडिविजुअल डिफ्लेक्शंस को कंसीडर करना है. उसके बाद एंड में जो है हम इंडिविजुअल डिफ्लेक्शंस को ऐड कर देते हैं. इसी तरह से हमारे पास इंडिविजुअल लोड्स के हिसाब से जो बीम्स के अंदर डिफ्लेक्शंस हैं उसके लिए डिफरेंट इक्वेशन सजेस्टेड है उनको देखते हैं. सो नाउ वी हैव अ क्रैक्स इन फ्लेक्सुरल मेंबर्स. ये हमारे पास थे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस या इमीडिएट एंड लॉन्ग टाइम डिफ्लेक्शंस. अब हम बात करते हैं क्रैक्स की कि फ्लेक्सुरल मेंबर्स के अंदर क्रैक्स किस तरह से अपीयर होते हैं, उनको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं. So cracks in flexural members, the study of crack formation, behavior of cracks under increasing load and control of cracking is necessary for proper design of reinforced concrete structures. कि जब भी कोई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ओवरऑल जो क्रैकिंग बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब आप फ्लेक्सुरल मेंबर्स की बात करते हो क्रैक्स डेवलप होते हैं अंडर वर्किंग लोड्स एंड बिकॉज कंक्रीट इज वीकर इन टेंशन reinforcement is being placed in the cracked tension zone to resist the tensile force produced by the external लोड्स के जब आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो तो मेंबर जो है वो हमारा बॉटम साइड के ऊपर जो है वो टेंसाइल रीजन फेस होता है, अपर जोन जो है वो कंप्रेशन फेस करता है. तो इस वजह से कंक्रीट जो है वो वीकर होता है टेंशन में. इसी वजह से हम फ्लेक्सुरल मेंबर्स के अंदर स्टील प्रोवाइड करते हैं. सो विद द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ रिइंफोर्सिंग बार्स एक्सेसिव क्रैकिंग मे डेवलप इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स. कि अगर आपके जो एक्सट्रीम फाइबर्स के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं उस हिसाब से अगर आप एक मटेरियल को हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो तो नंबर ऑफ क्रैक्स जो हैं उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और अगर क्रैक्स बढ़ जाती हैं या क्रैक की विड्थ बढ़ जाती है तो चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि स्टील जो है हमारा वो अफेक्ट हो जाए कोरोजन की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो उन क्रैक्स के ज़रिए से अंदर मेंबर के अंदर इंसर्ट हो जाती है जिसकी वजह से स्टील आपका जो है वो करोड होना स्टार्ट हो जाता है. A crack is formed in concrete when a narrow opening of indefinite dimension has developed in the concrete beam as a result of internal tensile stresses. क्रैक जो है वो आपका अपीयर होता है, एक नेरो स्पेस डेवलप करता है कंक्रीट के मेंबर के अंदर और दीज ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेस. इंटरनल स्ट्रेस क्यों होते हैं कंक्रीट के अंदर? वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी हो सकते हैं, श्रिंकेज की वजह से भी हो सकते हैं.
क्रीप की वजह से भी हो सकते हैं, इंटरनल एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट्स, मटेरियल्स जो हैं वो अगर आपका एग्रीगेट जो है वो पोरस एग्रीगेट आपने यूज़ किया है वो एक्सपेंड हो जाता है तो अंदर से स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, अंदर आपका फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शन डेवलप होता है तब भी आपकी क्रैक्स अपीयर हो सकती हैं. सो इन जनरली द क्रैक्स बेसिकली आर डिवाइडेड इन टू मेन कैटेगरीज. नंबर वन इज द सेकेंडरी क्रैक्स एंड सेकंड इज द मेन क्रैक्स. सेकेंडरी क्रैक्स जो हैं वो बेसिकली फर्स्ट स्टेज है क्रैकिंग की, आर वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट क्रैक्स जो कि मटेरियल्स के अंदर या ओवरऑल स्ट्रक्चरल बिहेवियर की वजह से अपीयर होती हैं, जैसे कि हम श्रिंकेज क्रैक्स की बात करते हैं कि श्रिंकेज क्रैक्स जो हैं these are important cracks because they affect the pattern of cracking that is produced by the external flexural loads in the flexural members. When they develop, they form a weak path in the concrete. When load is applied, cracks start to appear at the weakest section such as reinforcing bars. Shrinkage cracks are difficult to control क्योंकि कंक्रीट जो है वो श्रिंकिंग फेस करता है, जिसकी वजह से जो है सेकेंडरी क्रैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रैक्स हैं वो हमारे पास श्रिंकेज क्रैक्स हैं. उनकी एक अपनी एक पहचान है, इंपॉर्टेंस है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. और दूसरा सेकेंडरी क्रैक्स जो है वो वाइडली स्पेस होती हैं, उनके दरमियान स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है. मजीद यहाँ पे डिटेल्स वगैरह गिवन है, इसको देख लें आप. ये समहाउ हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन है क्रैक्स के दरमियान, टिपिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द क्रैक्स के. दो क्रैक्स अगर आ जाते हैं तो उनके दरमियान स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, बॉन्ड आपका किस तरह से अफेक्ट होता है, कंक्रीट किस तरह से स्ट्रेसेस को फेस करता है और स्टील जो है वो किस तरह से स्ट्रेसेस को बिहेव करता है या फेस करता है जब आपकी क्रैक्स आ जाती हैं. सेकंड जो है वो क्रोजन सेकेंडरी क्रैक्स हैं, जो कि सेकेंडरी क्रैक का श्रिंकेज के बाद दूसरा पहलू है, जिसके अंदर बेसिकली हम moisture containing deleterious agents such as sodium chloride, carbon dioxide, dissolved oxygen penetrates the concrete surface corroding the steel. कि अगर आपका कोई भी मॉइस्चर जो है, पानी है, नमी है हवा के अंदर, वो कोई केमिकल्स एब्जॉर्ब करके पानी या स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है तो अंदर से आपका क्रैकिंग जो है वो आपकी स्टील का जो सरफेस है वो कोरोड होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अंदर से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं और मेंबर जो है वो आपका स्टील कोरोड हुआ और अंदर से कंक्रीट जो है वो हल्के हल्के क्रैक्स इमर्ज करता है जो कि बाहर सरफेस की तरफ मूव करते हैं. अब सेकंड जो है वो मेजर क्रैक्स हैं या मेन क्रैक्स हैं. मेन क्रैक्स जो है वो सेकंड स्टेज है. फर्स्ट स्टेज सेकेंडरी क्रैक्स थे, वो हल्के हल्के क्रैक इमर्ज हुए. अब जब आपका लोड वगैरह इंक्रीज होता है तो आपके मेन क्रैक्स जो हैं वो अपीयर होते हैं. दे आर काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्ट्रेस स्ट्रेन्स इन स्टील एंड कंक्रीट एट द सेक्शन कंसीडर्ड. बिहेवियर ऑफ मेन क्रैक्स चेंजेस एट टू डिफरेंट स्टेजेस. एट लो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द स्टील बार्स द नंबर ऑफ क्रैक्स इंक्रीजेस. अगर आपकी स्टील जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस बहुत कम फेस कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं, कंक्रीट आपका ज़्यादा स्ट्रेसेस को फेस कर रहा है, तो नंबर ऑफ क्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं. लेकिन नंबर ऑफ क्रैक्स अगर ज़्यादा हैं तो विड्थ जो है क्रैक की ओपनिंग जो है वो स्मॉल होती है. Tensile stresses are increased and equilibrium stage is reached. When stresses are further increased, the second stage of cracking develops and the crack width increase without any significant increase in the number of cracks. कि पहले स्टेज के अंदर हमारे जो क्रैक्स हैं वो नंबर ऑफ क्रैक्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन आपकी जो विड्थ है वो ओवरऑल कम होती है. और जैसे ही स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ते जाते हैं उसी हिसाब से जो है वो नंबर ऑफ क्रैक्स फिर कम हो जाती हैं और ओवरऑल जो है क्रैक्स आपकी विड्थ जो है क्रैक की ओपनिंग जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे एक फॉर्मिंग ऑफ द क्रिटिकल क्रैक्स हैं, मेन क्रैक्स. व्हेन द स्ट्रेसेस आर फर्दर इंक्रीज द सेकंड स्टेज ऑफ क्रैकिंग डेवलप्स एंड क्रैक विड्थ इंक्रीजेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रैक्स. यूजुअली वन और टू क्रैक्स स्टार्ट टू वाइडन मोर देन द अदर्स फॉर्मिंग क्रिटिकल सेक्शंस या क्रिटिकल क्रैक्स. कि जैसे ही नंबर ऑफ क्रैक्स अप्लाई होते गए आपका लोड इंक्रीज होता गया, इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ते गए, स्ट्रेस आप बढ़ाते जाओगे तो कोई भी एक या दो क्रैक जो है वो वाइडली ओपन होना शुरू हो जाएंगे, रिमेनिंग जो क्रैक्स हैं वो वहीं के वहीं जो छोटे से रह जाते हैं. इसी तरह से ये मजीद क्रैकिंग्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं कि जो स्पेसिंग है क्रैक्स के दरमियान वो किस तरह से हम बैलेंस करते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर्स के अंदर. नाउ वी हैव अ क्रैक विड्थ एंड क्रैक स्पेसिंग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू क्रैक एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो हैं उनके हिसाब से वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सच एज स्टील की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, स्टील के दरमियान स्पेसिंग्स कितनी है, उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस वगैरह हैं और कंक्रीट का कवर कितना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट भी हैं आल्सो. तो डिफरेंट जो है उसके लिए हमारे पास प्रिडिक्टिंग इक्वेशंस भी हैं जिससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. ग्रेगली एंड लूट्स जो है उन्होंने एक इक्वेशन जो है वो क्रैक विड्थ के लिए प्रपोज की थी कि जो ओवरऑल विड्थ है क्रैक की वो इक्वल टू 0.076 बीटा इंटू एफ एस होल पावर अंडर रूट क्यूबिकल.
A इंटू डी सी इंटू 10⁻⁻6 इंचज के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे थिकनेस ऑफ द कंक्रीट भी है, उसके बाद जो है स्ट्रेसेस हैं, एरिया ऑफ स्टील है या ओवरऑल एरिया ऑफ द सेक्शन है, बीटा जो है वो पैरामीटर्स हैं, या रेशो है कांस्टेंट जो कि 1.2 और जो है वो 1.2 बीम्स के लिए कंसीडर होता है और 1.35 जो है वो हम स्लैब्स के लिए कंसीडर करते हैं। इसी तरह से अगर आप क्रैक विड्थ जो है वो एसआई यूनिट में या मिलीमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला है 11 इंटू बीटा एफ एस क्यूबिकल ए इंटू डी सी इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद हमारे पास है टॉलरेबल क्रैक विड्थ के ओवरऑल जो कितनी क्रैक विड्थ है जो कि अलोएबल है, यानी कि हम अलो करते हैं कि अगर उतना विड्थ है या उससे कम है तो वो स्ट्रक्चर को कोई डेंजरस या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नॉर्मल क्रैक हैं, छोटे से क्रैक हैं, वो ऑटोमेटिकली पड़े रहें या आप उनको फिल भी कर सकते हो। तो उसकी वजह से जो हमारे पास कोर्स की गाइडलाइंस हैं कि permissible crack width is also influenced by the aesthetic and appearance requirements. The naked eye can detect a crack about 0.0006 inches या 0.15 millimeter wide depending on the surface texture of the concrete. अगर क्रैक का विड्थ जो है वो 0.006 इंचेस है तो वो क्रैक हमारी जो आई है, आंख है, वो हम उस क्रैक को देख सकती है। हाउएवर जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने सजेस्ट की हैं कि अगर क्रैकिंग की जो विड्थ्स हैं वो 0.010 से 0.016 इंचेस के दरमियान हैं इंटीरियर मेंबर्स के लिए, और जो आपके पास 0.15 टू 0.025 मिलीमीटर फॉर एक्सटीरियर एक्सपोज्ड मेंबर्स के लिए ये जो परमिसिबल एक क्रैक विड्थ हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास है का लिमिटिंग क्रैक विड्थ ऑफ 0.016 इंचेस या 0.4 मिलीमीटर फॉर इंटीरियर मेंबर्स एंड 0.013 इंचेस या 0.32 मिलीमीटर्स फॉर एक्सटीरियर मेंबर्स अंडर ड्राई कंडीशंस कैन बी टॉलरेटेड। इनको जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्रैक कंट्रोल है, डिपेंडिंग करती है परमिसिबल क्रैक विड्थ के ऊपर। इट इज आल्सो ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव लार्ज नंबर ऑफ फाइन क्रैक्स रादर देन द स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर क्रैक्स। कि हमारे पास जो प्रेफरेंस है कि अगर आपके पास स्मॉलर विड्थ या स्मॉलर ओपनिंग क्रैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर हैं, तो उन केसेस के अंदर आप उन मेंबर्स को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कम क्रैक्स हैं और वाइडर क्रैक्स हैं तो उनको जो है वो हम अवॉइड करते हैं। सेकेंडरी क्रैक्स आर मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग टोटल अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट, वाटर सीमेंट रेशो, परमिएबिलिटी ऑफ एग्रीगेट एंड कंक्रीट, रेट ऑफ क्यूरिंग, श्रिंकेज एंड रिस्ट्रेंट कंडीशंस। कि जो आपकी सेकेंडरी क्रैक्स हैं, जिस तरह से श्रिंकेज क्रैक है या क्रोजन क्रैक्स हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं वाटर सीमेंट रेशो से, कंक्रीट अच्छे क्वालिटी का यूज़ करके, ओवरऑल जो आपकी श्रिंकिंग एबिलिटी है कंक्रीट की उसको कम करके, सीमेंट पेस्ट को रिड्यूस करके एंड रिस्ट्रेनिंग कंडीशंस वगैरह को अप्लाई करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर जो मेन क्रैक्स हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि बाय assembling या मेन क्रैक्स आर द reinforcement ड्यू टू stresses इन द reinforcement, और उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट जो है वो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ reinforcement को इंप्रूव करके ले आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ reinforcement, डायमीटर ऑफ बार्स यूज, स्टील परसेंटेज, कंक्रीट कवर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट आल्सो, एनी इंप्रूवमेंट्स इन दीज फैक्टर्स विल रिड्यूस या विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द क्रैक्स। सो नाउ वी हैव अ मैसनरी स्ट्रक्चर्स। मैसनरी स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी है, तमाम बीएससी लेवल के अंदर भी हम मैसनरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या मटेरियल्स या ब्रिक की क्लासिफिकेशंस वगैरह हम क्या यूज़ करते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी नॉलेज है। आप एमएससी लेवल के अंदर पढ़ रहे हो, एज एन असाइनमेंट में आपको ऑलरेडी ये टॉपिक दे चुका हूँ, आप उसको भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ये लेक्चर अवेलेबल है नीचे तमाम स्लाइड्स के अंदर। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसको आप देख लें। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होती है तो वाइल our online lecture you can discuss with me. So masonry structures have several advantages such as it has a good strength and compression, good heat absorber, maintenance free also, fire resistant somehow, and environmental friendly, great sound absorbing, soundproofing also, and economical materials. These can be prepared with the reasonable amount also. Masonry structures do have several disadvantages such as it is a great moisture absorber, it deteriorates the colors also, paintings also, strengths also sometimes जो है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह डिक्रीज होती है, ओपनिंग प्रॉब्लम्स या क्रैक्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद जो है एजुकेशन इन मेसनरी लेस नॉलेज है लोगों को, उसके बाद हैवी फाउंडेशन वगैरह भी रिक्वायर्ड है।
मैसनरी के अंदर तीन मेजर टाइप्स आ जाती हैं। नंबर वन इज़ ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी एंड ब्लॉक मैसनरी। इनकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, बेसिक टर्म्स क्या यूज़ होती हैं, वो तमाम चीज़ें आगे एक्सप्लेन है, उसको अच्छे तरीके से देख ले आप। Here the brick fabrication process is explained in detail कि जो आपके वाइट क्ले या सिलिका सेंस वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको किस तरह से कुक किया जाता है। उसके साथ आप GGBFS भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंटियस मटेरियल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक फैब्रिकेशन के मजीद जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड हैं। आगे कुछ स्लाइड्स के ऊपर भी ब्रिक की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन वगैरह भी गिवन है, उसको आप अच्छे तरीके से देख लें। So now we have a points to be observed in brick masonry construction कि जब आप brick masonry construction को follow करते हैं या apply करते हैं तो different points to being an engineer हमें याद होने चाहिए। वो points basically क्या हैं, किस तरह से हम उनको follow करते हैं real industry के अंदर, और जो है हमने किस तरह से वो construction करानी है। तो ये तमाम methods वगैरह या तमाम points जो है वो यहाँ पे given है, इनको भी आप देख लें। ये जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यूज़ करते हैं मैसनरी कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिंग बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, उसके बाद जो है रैकिंग है, डच है, जिगजैग है, गार्डन वॉल है। तो ये तमाम जो बॉन्ड्स हैं इनकी डिटेल्स वगैरह आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर फिगर्स में गिवन है, उसको भी आप देख लें अच्छे तरीके से। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने रिपेयर एंड क्रैक्स वगैरह की फिलिंग के डिफरेंट मेथड्स वगैरह भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स के कुछ मेथड्स वगैरह गिवन है, इनको भी आप डिटेल में स्टडी कर लें। कुछ मेथड्स वही हैं ऑलमोस्ट जो हमने डिस्कस किए थे, कुछ यहाँ पे मैसनरी स्ट्रक्चर्स के हवाले से डिफरेंट मेथड्स बताए गए, इनको आप देख लें अच्छे तरीके से।
जो मेथड्स जो स्लाइड्स हमने एक्सप्लेन नहीं की हैं वो सारी चीज़ें आपने खुद अपने तरीके से जो है वो देख लेनी है। उसके बाद जो अपना जो चीज़ें रहती हैं उनको मज़ीद फिर हम अपने तरीके से डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं आप मेरे साथ इन ऑनलाइन लेक्चर। और ये वही ऑलमोस्ट चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, आप ऑलरेडी स्टडी कर आए हो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।